कृष्णा पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। जो कश्मीरी पंडित है, एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसकी रुचि पॉलिटिक्स में है और वो कॉलेज में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है। और खुद कश्मीरी पंडित होते हुए उसे लगता है कि पंडित कम्युनिटी कुछ ज़्यादा ही कश्मीरियत को लेकर सीरियस हो रही है। बल्कि उसका टेक ये है कि जो आज के यूथ का है कि से सॉरी टू ईच अदर और आगे बढ़ो यार, क्यों एक ही चीज़ पे पास्ट में अटके हुए हो। लेकिन जब वो अपने दादाजी के 4 पुराने दोस्तों से मिलता है, अनुपम खेर सर मेरे दादाजी प्ले कर रहे हैं, तो तब उन्हें जो रियलिटी है कश्मीर की वो धीरे धीरे उनके सामने आती है। तो जर्नी की बात है तो ये बहुत ही इमोशनल जर्नी रही, क्योंकि ये ट्रू स्टोरी है जो 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ बीता, या जो कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तो और ये आज की कहानी, मॉडर्न डे में भी बहुत कुछ हो रहा है, तो या बहुत ही इमोशनल जर्नी रही मेरे लिए। बिल्कुल, अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए मुझे जितने भी पब्लिक डोमेन में वीडियोस हैं या इंटरव्यूज़ हैं, जो कुछ भी अवेलेबल था वो सब मैंने देखा, उसके बारे में जाना, उसे महसूस किया और कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए अपना भी इमेजिनेशंस यूज़ किए कि जब उनके साथ बीती होगी तो क्या रहा होगा उनके हालात, क्योंकि बहुत ही बदतर हालात रहे उनके। वो टेंट्स में उनको रहना पड़ा, वहाँ उनको सांप बिच्छू काट रहे थे। उनकी लाइफ उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया वापस, सब कुछ होते हुए सारा अपनी प्रॉपर्टी, अपने पैसे सब छोड़कर वो निकल गए। तो जहाँ जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करता है इंसान, तो आधा वहीं से टूट जाता है जब आपका सब कुछ छीन लिया जाता है। तो वो सब इमेजिन करना बहुत ही टफ रहा मेरे लिए। पूरी फिल्म की जर्नी ही टफ रही, बट अभी हमारे ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और आपको रिस्पांस अच्छा मिलता है तो थोड़ा सुकून मिलता है यार। तो आपको धारा 370 के बाद जो है वापसी यहाँ पे कश्मीर में जिस तरह से की जा रही है, कितना बदलाव देख रहे हैं? वहाँ पे भी आपने कुछ देर वहाँ पे भी रुके हैं, तो माहौल किस तरह का आपको लगा कि कश्मीर का बदलाव किस तरह से है? वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है सर, हर चीज़। जब कोई चीज़ टूटती है और जब आप उसको दोबारा बनाते हैं उसमें टाइम लगता है। तो हाँ, पर हालात काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। मैं अभी शूट करने गया था वहाँ, मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि मुझे बहुत प्यार मिला वहाँ पर कश्मीर में। मैंने अपनी कश्मीर फाइल्स शूट की है वहाँ पर, और द फैमिली मैन मैंने शूट किया था अपना वेब सीरीज़, और अवरोध कनेक्ट, क्योंकि वो हमारे साथ शूट भी कर रहे थे, बहुत कनेक्ट हुए। और वो अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहे थे अपने। तो बता रहे थे कि वो भी हम लोगों की तरह थिएटर में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं। इवन उनको भी एक अपनी फैमिली को आगे डेवलप करना, आगे बढ़ाना है। टूरिस्ट थोड़े कम हो जाए तो अभी टूरिस्ट वापस से आना शुरू हो रहे हैं, तो वो चीज़ें जिससे वो कमा सके। तो हाँ, अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है कि लाइफ में प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी हों, हम अपनी फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, तो भैया चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं। कश्मीर मेहमान नवाजी में भी अगर बात करें, उसके साथ साथ कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत भी अगर एक पहले से ही एक चीज़ से बोला जाता है। जो नई जनरेशन वहाँ पे आपको लगा है कि पहले 20-30 साल जो है हमने वेपन जो देखा है नौजवान के हाथ में देखा है, उनकी जो माइंड सेटअप था वो चेंज हो चुका था। बदलाव देखते थे वो नारायण तकवी अल्लाह अकबर के नाम स्टेट में, कश्मीर में, जम्मू में वो चाहते हैं कि चीज़ें बदलें, थिएटर्स खुलें, आर्ट पे काम हो, एजुकेशन पे काम हो। वो चाहते हैं अच्छे स्कूल बने, कॉलेजेस और अच्छे हों, हॉस्पिटल्स अच्छे हों। तो हालांकि 70 के दशक से पहले भी जो थी सारी फिल्म शूटिंग जो थी वो कश्मीर में हुआ करती थी। ये एक ऐसा दौर आया कि जिसकी वजह से थोड़ा बंद हो चुकी थी। धीरे धीरे एक फिल्म इंडस्ट्री का भी एक इनिशिएटिव हुआ, धीरे धीरे आना स्टार्ट हुए हैं। क्या लगता है कि जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों को अपनी तरफ से किस तरह से वो क्या अवेयर करेंगे कि कश्मीर का माहौल जो है वो ठीक हो चुका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शूटिंग जो है जम्मू कश्मीर में आकर वो करें? देखिए, जैसे कि 370 आर्टिकल के हटने के बाद काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे हमने भी कश्मीर फाइल्स अपनी फिल्म शूट की, या मैंने द फैमिली मैन शूट किया, या अवरोध शूट किया, तो बहुत ही फ्रेंडली एक माहौल हो गया है। और यही चीज़ हमारी इंडस्ट्री को भी समझ में आ रही है कि जब आप चीज़ें जब सब फ्रेंडली माहौल रहता है और
जो फिल्म के अनुसार आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको अगर फुली मिल रही हैं तो डेफिनेटली अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ होता जा रहा है जैसे पहले था। तो अभी चीज़ें बढ़ेंगी और शूट्स भी काफ़ी होंगी वहाँ पर, मुझे उम्मीद है धीरे धीरे बढ़ने वाली है। कश्मीर से खत्म हो चुका है, आप वहाँ पर शूट करते हैं, अब आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडित है उनकी वापसी जो है वो संभव है? बिल्कुल जी, धीरे धीरे जैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, लोगों का माइंड खुल रहा है और जो चाह रहे हैं कि लोग मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें, तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद बहुत बहुत लग रही है कि धीरे धीरे क्योंकि लोकल्स भी चाहते हैं कि मिलजुल कर रहें, प्यार बढ़े, आपस में उनका स्टेट प्रोग्रेस करे, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें टाइम लगेगा, हर चीज़ में टाइम लगता है जब जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इससे। ये अपनी फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। जो आपने वहाँ पे शूट की है, जी सर। तो मतलब प्रॉब्लम क्या फेस हुई या मतलब कोई प्रॉब्लम फेस हुई भी या नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। तो मतलब ये सारी की सारी शूटिंग कश्मीर वैली में हुई? सर कुछ डिवाइड किए हमने पार्ट्स, कुछ पार्ट्स हमने देहरादून और मसूरी में शूट किया है और ज़्यादातर पार्ट हमने श्रीनगर में भी शूट किया है, कश्मीर में शूट किया है जी, तो मिक्स रहा हुआ है। कश्मीर में तो आपका कंसेप्ट था कश्मीर को लेकर, ये जो स्टोरी थी उसी पे सारी निदान की गई थी। कश्मीर के अलावा जम्मू के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारे कश्मीर से भी अगर कहें तो अच्छी लोकेशंस हैं। क्या जो आपके डायरेक्टर हैं जहाँ जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने क्या जम्मू रीजन के कुछ एरिया को आइडेंटिफाई किया है कि इसको शूट? बिल्कुल सर, मेरी लास्ट जो मैंने वेब सीरीज़ की है जो काफ़ी हिट रही है, अवरोध, जो उरी पर जो अटैक हुआ था, जो उरी फिल्म बनी थी, वो थोड़ा सा क्या था, फिल्म का एक दायरा होता है 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होती है, लेकिन हमने एक वेब सीरीज बनाई थी जो एक बुक पे बेस्ड थी, जो रियल सब कुछ घटा उसको विस्तार से दिखाया गया था, अवरोध, जो बहुत बहुत पसंद की गई लोगों के द्वारा, सोनी लिव पे है वो। तो वो हमने भदरवा में शूट की थी, जिसको मिनी श्रीनगर कहा जाता है। तो और अभी भी मैंने 2 जगह जो मुझे एक प्रोजेक्ट्स आए थे वहाँ पर काम करने के लिए, एक उस तरह का उनको प्यारी और अच्छी लोकेशन चाहिए थी, तो मैंने उनको सजेस्ट भी किया भदरवा के बारे में कि आप वहाँ शूट कर सकते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं और अभी और भी अब वो लोग शायद शूट स्टार्ट भी कर दिए। खुद एक कश्मीरी पंडित शरणार्थी हूँ अपने देश में, और जम्मू में आज विशेषकर मैं बहुत बहुत खुश महसूस कर रही हूँ कि ये मेरी फिल्म की जो स्क्रीनिंग, हमने जो भारत की स्क्रीनिंग्स का जो दौर शुरू किया, सिलसिला जम्मू से शुरू हुआ। जम्मू हमारी शरण स्थली है, हम ऐसा कहते हैं अगर कश्मीर हमारी माँ है तो जम्मू हमारी मासी है। और यहाँ पे जब अपनी फिल्म का कल स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के रिएक्शंस बहुत ही मन को छू लेने वाले थे, क्योंकि फिल्म ही ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे है, कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर फिल्म है, और मेरी इसमें जो भूमिका है इज़ वन ऑफ द विक्टिम्स। और बस बाकी आप फिल्म देखिए। मैडम कैसे देखते हैं आप 90 के दशक को? आपने खुद कहा कि मैं कश्मीरी जी घर से बिलोंग करती हूँ, जी। आई एम आल्सो कश्मीरी पंडित। अच्छा। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को कि जो विपदा उस समय कश्मीरी पंडित पे बीती थी, इस समय हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं, 32 साल, आप 32 साल बहुत टाइम होता है कश्मीरी पंडित को। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सोच के मूवी में क्या कुछ ऐसा खास है लोगों के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए मैसेज? ये मैसेज कश्मीरी पंडितों के लिए क्या मैसेज होगा? ये कश्मीरी पंडितों की तरफ से सरकारों और देश के सभी उन दलों के लिए मैसेज है जिनके पास पावर है और था, जो कुछ मदद कर सकते थे, जो दोज हु कुड मेक अ डिफरेंस बट हु चोज टू नेग्लेक्ट द ट्रेजेडी एंड हु वर एपैथेटिक। तो मैसेज तो बल्कि हमारी तरफ से ये फिल्म तो हमारी आवाज़ बन के इस वक्त आई है, और पूरी तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से इसने सच को कहा है। बहुत ही हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ विवेक सर की, पल्लवी मैम की, जिन्होंने ये पहल की है। इट्स लाइक ये पहला इनिशिएटिव है। इस फिल्म को देखने के बाद आई एम श्योर कि बहुत सारे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट में हिम्मत आएगी कि सत्य को लेकर काम किया जाए आर्ट में, जिसका मुझे लगता है कि आर्ट का पर्पस ही यही है कि अपने समय के सच को बताना। तो दैट्स इट। हम रिवर्सल एंड जस्टिस की बात तो करते हैं, रिवर्सल ऑफ जेनोसाइड की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहला किसी भी सरकारी तंत्र ने, किसी भी सरकारी बॉडी ने
एक्नॉलेज नहीं किया हमारा जेनोसाइड। आप अभी भी देखेंगे रिलीफ कमिश्नरी जो हमारे यहाँ पे माइग्रेंट बुलाते हैं, मेरे पास खुद मेरा माइग्रेंट वो है डोमिसाइल और ये सब, जो माइग्रेंट शब्द इतना बड़ा इंसल्ट है हमारे ऊपर। हम रेफ्यूजीज़ हैं अपने ही देश में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, और तो पहली बात तो आप एक्नॉलेज करिए, उसके बाद रिटर्न की बात होगी, है ना। तो उस जेनोसाइड विक्टिम्स को आप कैसे फिर उसके बाद उनका रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन आप प्लान करेंगे। तो सभी सरकारों की जिम्मेदारी रही है और सभी का रवैया बहुत ही टाल मटोल का रहा है। इस पर जो भाजपा सरकार है, मोदी जी की अगुवाई में जो क्या लगता है संभव हो पाएगा? हमारी सारी आशाएं तो उसी सरकार से है, क्योंकि इसके पहले की सरकारों ने तो इतना भी नहीं दिखाया कि 370 के बारे में उनका रवैया बहुत ही फिक्स्ड रहा। मैडम कैसे 370 को देखते हैं आप? कश्मीरी पंडित को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? अभी तक तो देखिए, अभी तक ऑन ग्राउंड तो ऐसा बेनिफिट पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं है, लेकिन पूरे भारत के लिए है। सो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे लिए भी वो है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री का वहाँ घर तो नहीं है ना, दे कैन मूव ऑन फ्रीली। लेकिन मेरा घर तो अभी भी वही है जो धूल धुआं होके, मतलब इट्स बीन बर्न डाउन टू एशेज। मेरा घर तो वहीं मुझे वापस मिलने की जो इनिशिएटिव सरकार का एक ठोस होना चाहिए, उसके प्रति मुझे कुछ मुझे आशा है। आशा इसी सरकार से है, बिकॉज ये सरकार कम से कम सेंसिटिव है और देश के प्रति प्रो भारत है। और होल हार्टेडली हमने प्रेज किया इस सरकार का कि इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया। और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ जिनकी जो ज़मीनें हैं, देखिए जो है वो मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक के पास वो कागज़ हैं क्या? हम जैसे आपने फिल्म में एक डायलॉग है कि कुछ लोग पाँव में चप्पल, कुछ लोग नंगे पैर भागे, तो ऐसे में आपको लगता है कोई अपने घर के कागज़ लेकर भागेगा, उसकी रसीद और वो सब स्टैम्प? जब एक तरह का इतना मैसिव लेवल का ह्यूमन जेनोसाइड होता है, तो उनको ये भी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए कि इफ़ आई सपोज आई हैव अ प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव पेपर्स, नाउ आई कैंट इवन प्रूव दैट द प्रॉपर्टी एग्जिस्टेड बिकॉज नाउ इट्स बर्न डाउन टू एशेज। सो दे शुड हैव दैट सेंसिटिविटी कि वो सामने आके और उन चीज़ों को रेफ्यूजीज़ के प्रो करे, प्रो जिसको कहते हैं ना कंज्यूमर फ्रेंडली जैसे शब्द है, वैसे ही ये रेफ्यूजी फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि अगर हमारी वहाँ प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए कागज़ नहीं है या कागज़ में कुछ भी कोई भी चीज़ें मिसिंग है, तो मैं वही कह रही हूँ, इसको बहुत ही ज़्यादा सरकारी मैं नहीं बनाना चाहती पूरे इंटरव्यू को। तो लेट्स टॉक अबाउट 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं का 32 साल से, या ऐसा कहें 700 साल से जो होता आ रहा है, और ये 7th एक्सोडस है, 7th जेनोसाइड है, वो 3 साल में 3 घंटे में कंसोलिडेट करना बहुत डिफिकल्ट है। पर फिर भी जो घटनाएं इसमें दिखाई हैं, नोबडी कैन से कि ये सत्य से इतर हैं, ये पूरी तरह से 100% सत्य हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारी पहली एक भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म है जो कि जेनोसाइड को एड्रेस करती है। जो अगेन जो मिजरीज कश्मीरी पंडित को झेलनी पड़ी, तो इस हवाले से क्या आप सरकार से ये थोड़ा सा माफ़ करिए, हम लोग बहुत 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सर आप पहले कुछ बोलेंगे, सवाल करें? नहीं, सवाल ही करते हैं। अच्छा ऐसा करें, जनरली तो प्रेस में सवाल आप लोग पूछते हैं। ठीक, चलिए जब आप बोले एक्शन में शुरू कर। तो जम्मू के सारे पत्रकार, सारे मीडियागण, सारे यूट्यूबर्स, सारे पॉडकास्टर्स, सारे कंटेंट क्रिएटर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूँकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी
आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना है एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियाँ बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियाँ जो कॉम्प्लेक्स कहानियाँ जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज़ हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बम्बई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग, स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज़ करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में कैपिटल हिल, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे इस फिल्म के लिए, मेरे और पल्लवी जी के लिए कॉन्ग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें वहाँ के कांग्रेसमैन सेनेटर्स को बोलना पड़ा कि ये एक दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है और ये एक एक्सीडस नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। ये जो चेंज ऑफ जार्गन है, ये एक फिल्म ने करके दिखाया। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में हमेशा कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता है। जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन तक ने पूरा नक्शा नहीं देखा है, पर इस बार पहली बार इस फिल्म को जो जो देखता गया, वो इसके फैंस और सपोर्टर्स, उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, उस दिन टाइम स्क्वायर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग की जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इस बार 26 और 27 जनवरी को पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ कश्मीर फाइल्स का वहाँ पे बैनर लगाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस, न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है,
वो एक भावना ख़त्म हो रही है, लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट। विवेक भाई, बस अब सवाल आपने एक कहा कि 2018 से आप लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बात की। आपको क्या लग रहा है, 1990 से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडित्स की वापस रिहेबिलिटेशन की बातें की जा रही हैं, मौजूदा सरकार, पहली सरकार, कहाँ अड़ंगा कहाँ है, क्यों नहीं उस समस्या को सुलझाया जा रहा है जो करीब पिछले 20-25 सालों से है, और अभी भी आपने इसको कहा एक्सोडस है, क्यों नहीं उसको संभाला? क्या पॉलिटिकल विल नहीं है या लोग करना नहीं चाहते? देखिए, पॉलिटिकल विल क्या होती है? पॉलिटिकल विल जो है वो वोट बैंक की विल होती है। आप महाराष्ट्र में देखिए या यूपी में देखिए या राजस्थान में देखिए, कोई गुर्जर लोगों ने हड़ताल कर दी, सड़क पे बैठ गए, सब हो गए, तो उनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। वहाँ पे महाराष्ट्र में जैसे मराठा कम्युनिटी है, रिजर्वेशन हो जाएगा। फार्मर सड़क पे बैठ गए 1 साल तक, तो वो जो फार्म के बिल्स जिससे कि एक्चुअली किसान का फ़ायदा होने वाला था, उनको भी वापस लेना पड़ा। मेरा मानना ये है कि डेमोक्रेसी में सरकारें कभी भी सिस्टम को नहीं चलाती हैं, वोट बैंक्स चलाते हैं। चूँकि आपकी यहाँ की डोगरा कम्युनिटी हो गई, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो गई, इन लोगों का वोट बैंक की कोई चिंता करता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं नहीं। लेकिन अब जैसे ये फिल्म है, ये फिल्म एक आवाज़ बनती है, जब ये आवाज़ बनती है तो सरकार भी उसको सुनती है। और अब मैंने तो फिल्म बना दी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जब लोग इसको देखने के बाद वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लोग बात करेंगे, चर्चा होगी, तब सरकारें नोट करती हैं, हाँ भाई यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ किया तो वोट जाएगा। जब ये डर पैदा होने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ और वोट जाएगा, तब बड़ी से बड़ी सरकारें, ताकतवर से ताकतवर सरकारें घुटने टेकते। कुछ लोगों को इस फिल्म से एतराज़ भी है और कुछ कोर्ट अदालत के भी दरवाजे खटखटाएंगे। जी हाँ, हमारे पास कई PIL अभी हुई हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ये बात कर रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो मीडिया का, वो इसको सामने नहीं लाने दे रहा है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, आपके कुछ पत्रकार भी सुन रहे थे, मैं वहाँ पर जब बात कर रहा था, मैं उनसे यही कह रहा था कि पहले मीडिया की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आप लोग 24 घंटे तो कश्मीर का जब नाम आता है, उसके ऊपर रात को ऐसे ऐसे लोगों को बुला के डिबेट करते हो जो कभी कश्मीर गए भी नहीं, जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोठियाँ जोरबाग में, साउथ दिल्ली में, साउथ बॉम्बे में हैं, जो जानते भी नहीं कि जम्मू में बर्फ़ गिरती है कि नहीं गिरती है, जिनको ये भी नहीं पता वैष्णो देवी पंजाब में है कि कश्मीर में है। वो उन लोगों को बैठाल के आप घंटों घंटों चिल्लाते हो, ऐसे करते हो जैसे कि कश्मीर अगर भारत का अखंड भाग नहीं बना तो आज जैसे आपके घर में मातम हो जाएगा। और आज एक फिल्म जब बनी हो, सच्चाई को सामने ला रही है, तो आप क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि इस फिल्म की चर्चा करते ही साथ उनका पाखंड पूरा खुल जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये शिया कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग जो PIL ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनको सच पता ही नहीं है, उनको अपना ही सच नहीं पता है। अगर उनको सच पता चल जाए अपना खुद का, तो शायद वो सब हमारे पीछे हाथ लेके खड़े हो जाएंगे कि हम आपके साथ हैं। सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो इस कारण ये PIL आ रही हैं। लेकिन जब हम इस यात्रा में उतरे थे, हम और पल्लवी जी, तो हम ये सोच के उतरे थे कि इसमें जो भी मुसीबतें आएंगी, हम उसके सामने उस चुनौती से लड़ेंगे, और अभी भी लड़ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं अकेले, हमारे साथ कोई तंत्र और कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आपने और भी बॉलीवुड के लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे। तो हम एक मिशन को लेके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि इंतजार हुसैन है, उन्होंने PIL, अब मुझसे मैं इतना बोल रहा हूँ, अब बचा क्या बोलने के लिए बेचारे। इंतजार हुसैन है जो जिन्होंने PIL डाली है, उन्होंने स्पेसिफिक यूट्यूब में जो आपका ट्रेलर आया उस पर लिखा, कुछ वर्ड्स दिखे हुए हैं, खासकर जो स्टार्टिंग में वर्ड्स हैं, मुसलमान जागो काफिरों भागो, इस तरह के वर्ड्स को लेकर उन्होंने सीधा PIL किया, और उसमें ये कहा है कि ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 साल की आपकी रिसर्च है और आपकी कोशिश, वो कह रहे हैं कि आप सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस फिल्म के जरिए आप उनके जख्मों को निकाल रहे हैं और जो जख्म उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि ये गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आपने सवाल सही पूछा, लेकिन सवाल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मालूम इसमें क्या है? वो हम ऐसे पूछ रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से ये कहो कि भाई इनके बारे में बात मत करो, ये टेररिस्ट के जख्म फिर से निकल आते हैं। मुसलमान जागो काफिरों भागो, ये मैंने थोड़ी लिखा है दीवार पे। अगर मैंने लिखा होता तो आप कह सकते थे मैं भड़का रहा हूँ। ये लिखने वाले जो हैं वही मुझ पे PIL अगर करेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई?
जो आके आपके परिवार में किसी को मार डाले और वही आप पे केस कर दे कि भाई ये अपने उसके मरने की बात क्यों कर रही है, मैंने तो नहीं किया है। जो कह रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कम्युनली, मैंने तो डिवाइड नहीं किया है। 5-7 लाख जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनको मैंने तो नहीं कश्मीर से भगाया है। जो भगाने वाले वही PIL कर रहे हैं। ये इतनी एक तो हाथ से भरी बात है, इसका जवाब भी मैं कैसे दूं? यानी ये इसका जवाब भी कैसे दूं? अगर टेररिस्ट ही मुझसे सवाल पूछने लगेंगे कि आप शांति क्यों स्थापित कर रहे हैं, तो फिर यासीन मलिक जी बोलते थे कि आज का मॉडर्न गांधी मैं हूं। तो ठीक है, मॉडर्न गांधी है तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो पल्लवी जी का और सारे स्टार्स भी आपके साथ हैं। आपको इसका जो आप फिल्म तो आप कर रही थी, आपको हम बड़े सालों से देख रहे हैं, आपके किरदार को भी देखते हैं, मतलब ये जो किरदार आपने किया ये कितना अलग था दूसरे किरदारों से जो आपने आज तक किया? अब फिल्म देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कितना अलग था ये, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो है नहीं उसमें। विवेक जी, आपको 3 दशक से ज़्यादा लगे इस फिल्म की सच्चाई को सामने लाने की, जो आप कह रहे हैं, ये 3 दशक क्यों लगे? ये ऐसी फिल्म पहले क्यों नहीं बनी? क्योंकि पहले भी फिल्में बनी है कश्मीरी पंडित्स को लेकर, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे। खासकर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप पर क्या प्रेशर थे कि 3 दशक आपको लग गए? क्यों आपको लगता है कि ये वक्त अनुकूल है इस फिल्म को दिखाने के लिए कि ये अभी क्यों बनाई, पहले क्यों नहीं बनी? देखिए, मैं तो इस देश का मैं तो देश को चलाता नहीं हूँ, बॉलीवुड को मैं तो चलाता नहीं हूँ। तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो नहीं बना रहे थे। मैंने तो बनाई, अब मैं उसका जवाब क्यों दूँ? वो क्यों नहीं बना रहे थे? 36 सरदार लोगों को कश्मीर में मार डाला था। तो आप जब कोई अगली बार पंजाबी फिल्में कराए उससे पूछिए वो क्यों नहीं बना रहा है इस सब्जेक्ट पे फिल्म। आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हो? मैं नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज से पहले क्यों नहीं बनाई? आपने माइंड में नहीं आया जब कंसेप्ट था, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर थे, नहीं बनी फिल्म? नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं, कोई चीज किसी का बच्चा पैदा हो तो उससे को तुम 17-13 साल की उम्र में क्यों नहीं किया? अरे भाई, जब वक्त आता है तब करते। सुनिए ना, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक के बाद एक फिल्म बनाता हूँ। मैं किसी की ड्यूटी नहीं करता, मेरा कोई किसी से वो नहीं है। मुझे जब लगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकता हूँ, इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल, स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेग्रिटी चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। हर कोई इस सब्जेक्ट को छू नहीं सकता है। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पे। हमें ये नहीं पूछना चाहिए विवेक सर से कि आपने 32 साल क्यों लगाए बनाने में। हमें इनका धन्यवाद ही होना चाहिए कि ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, हमारी बात कही है। बल्कि ये सवाल आप बाकियों से पूछे जो एक्टिवली बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं। ये सवाल हमारे नहीं होते, उन लोगों के सवाल होते हैं। सही है, नहीं पहुंच सकते। सही है, सही। 32 साल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 32 साल से मुझे खुद सत्य नहीं पता था इस बात का। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, जो मैं हुआ होगा कुछ जैसे सबको लगता है और बहुत गलत है और सब लोग उसकी बात करते थे। लेकिन जब मुझे पता चला इसका सत्य तो मुझे लगा कि इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। एक सेकंड, वो पहले से पूछ रहे थे। विवेक जी, जो अभी इन्होंने सवाल पूछा थोड़ा उसी से रिलेटेड मेरा प्रश्न है। वह मतलब बॉलीवुड की अगर हम देखें, बॉलीवुड की तरफ जो सब्जेक्ट है, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, एथनिक क्लेंजिंग का जो मुद्दा है, अगर देखें हम तो इट वाज कंसिडर्ड एज टू सेंसिटिव कि इसको पर्दे पर दिखाया जाए। आपको क्या लगता है कि आज जो हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री है, हैज देयर बीन एनी चेंज कि माइंडसेट में बदलाव आया है कि नहीं, इस मुद्दे पर भी फिल्म बना सकते हैं? आपने शुरुआत की है, हो सकता है कल को कोई और भी चाहे वो भी बना सकता है। आपको लगता है कि इसमें अब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आ रहा है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि इस मुद्दे की तरफ देखा भी नहीं जाता था। वो सवाल। दूसरा, मुझे दर्शन और भाषा से भी एक सवाल पूछना है। दर्शन, मैं आपसे एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब इस समय आप बॉलीवुड में उभरते हुए सितारे हैं, जो एक कश्मीरी पंडित का मुद्दा है। इससे पहले भी अनुपम खेर जी ने एक बार कहा था कि जब से मतलब काफी समय से कश्मीरी पंडितों की वो बात करते हैं, कहते हैं कि कई बार ही लॉस्ट वर्क बिकॉज ऑफ दिस। हो सकता था उनको कुछ काम मिलने वाला था, वो काम नहीं मिल पाया। क्यों? उनको बोला गया कि यू आर विद कोट अनकोट विद दैट कैंप। क्या जब आपको ये रोल ऑफर किया गया, ये फियर आपके मन में था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ, ऐसा होगा, आई मे लूज आउट सम वर्क? ये फियर आपके मन में था क्या? भाषा से एक सवाल है कि भाषा जो आपने पोर्ट्रे किया है कैरेक्टर शारदा पंडित का, हाउ चैलेंजिंग इट वाज? सर से स्टार्ट कीजिए। नहीं तो इन्हीं के सवालों में जवाब होगा। वो तो जहाँ तक देखिए, जब बॉलीवुड की बात है तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बदलाव की जहाँ तक आपने बात की, हाँ, बदलाव ये आया है
कि पहले जो है जो कैमरे होते थे वो एनालॉग हुआ करते थे, अब वो डिजिटल कैमरे हैं। पहले सब कुछ जो था वो एक बड़ी बड़ी मशीनों में होता था, मशीनें भी छोटी हो गई हैं, वो सब हो गया है। पहले जो थे वो स्टार्स वो सबसे मिलजुल के बात करते थे, प्रेस से, लोगों से वो करते थे। अब अलग हो गया, स्टार्स जो है अपने आप में इंडस्ट्री बन गए हैं, तो सब अलग हो गया। यही बदलाव आया है, वरना कोई बदलाव आया नहीं है। कहानियाँ वही की वही हैं। देखिए, एक नक्सल से जस्टिफाई करना, उसके साथ सिंपैथी रखना, एक टेररिस्ट को जस्टिफाई करना, उसके पहले हम डाकुओं को जस्टिफाई करते थे, फिर हम लोग स्मगलर्स को करने लगे, फिर हम नक्सल लोगों को करने लगे, अभी टेररिस्ट लोगों को कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि हम जो, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन विश्व में समझिए युद्ध की संभावनाएं और बढ़ी, तो आप लिख के ले लीजिए जो कि उसमें दोषी होगा उसी की सिंपैथी के साथ फिल्में बनेंगी। तो ये उल्टा रास्ता जो है उस पर तो चलना बंद नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी जरूर चेंज हो गई है। जी, अब अगर आप मेरा एज एन एक्टर अगर आप देखें तो मैंने जितनी भी अभी तक फिल्में की हैं या काम किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाऊं और जो बहुत रियलिस्टिक फिल्म्स करूं जो लोगों से कनेक्ट हो सके। इसलिए मैंने ये फ़िल्म चूज़ की, क्योंकि ये फ़िल्म आज की फ़िल्म है। आज के यूथ के अंदर जो कन्फ्यूजन चल रहा है या फ्रस्ट्रेशन चल रही है सिचुएशंस को लेकर, वो बहुत क्लैरिटी से सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कि सर ने बहुत बार बोला है कि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इस फिल्म में ये दिखाया गया कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो क्या होता है। तो ये दिखाएगा लोगों को, ये लोगों तक पहुंचाएगा कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ना ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बढ़नी ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ी मैसेज के साथ एक फिल्म जा रही है। और रही बात कि क्यों, मतलब मुझे कुछ डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले भी ऐसे ही चैलेंजिंग रोल्स किए। अगर आप देखें आश्रम में भी, जब आश्रम आ रहा था उससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये तो बाबाओं के खिलाफ़ है, बल्कि उसमें बाद में रिलीज़ होने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो एक कॉन मैन की कहानी थी और लोगों को एक मैसेज पहुंचाया गया कि नहीं, कि हमें कॉन मैन से बच के रहना चाहिए। तो नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी तरह का खतरा है, क्योंकि ये जब लोग फिल्म देखेंगे इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये रियल में हुआ था और हमें इस पे पहले भी फिल्म बनानी चाहिए थी और अभी बनी, तो बहुत अच्छी बात है। विवेक जी, क्या आप एक सेकंड मैडम का जवाब दें। शारदा पंडित का जो किरदार मैंने इस फिल्म में निभाया है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ इन घटनाओं के बारे में। ये जितने भी मुझे लगता है ये जो किरदार है ये एक श्रद्धांजलि है उन सभी विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के प्रति, जो फीमेल विक्टिम्स विशेषकर जो रही हैं, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं अमानवीय तरीके से। तो मैं बचपन से सुनती आई हूँ ये घटनाएं, और बहुत ही हृदयविदारक घटनाएं हैं। और जब मुझे नहीं है जो मैंने सुनी, जो कि अगेन सच है, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन अगेन मैं सर और मैम और पूरी टीम जो थी साथ में, उनकी सेंसिटिविटी और उनके सपोर्ट को मैं बहुत बार मैं उसके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करती हूँ कि दे हेल्प मी डू दिस, वरना ये संभव नहीं था, ये बहुत ही चैलेंजिंग था। सर, एक क्वेश्चन है, आपने 90s के दौर की बात की, कश्मीर फाइल्स को लेकर आपने पूरी चीज़ें जो एक्सप्लेन की। 90s के दौर की अगर हम बात करें, हुर्रियत की बात की जा रही थी, मीर वाइस, उमर फारूक, यासीन मलिक और भी कई सारे हुर्रियत के नेता थे। एक कॉइन के दो हिस्से होते हैं सर, एक टेल होता है, एक हेड होता है। एक मूवी के भी दो तरीके होते हैं, जिसमें पॉजिटिविटी भी दिखाई जाती है, नेगेटिविटी भी थोड़ी बहुत होती है। आपने 90s का वो दुख दर्द ज़रूर दिखाया इस मूवी में कि कैसा दुख था, किन मुश्किलात को फेस किया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। क्या आपने ये चीज़ इसमें एक्सप्लेन की थी कि 90s के दौर में कोई एक ऐसी भी कौम थी जिसने इन कश्मीरी पंडित्स का पूरा साथ दिया था? क्या ये चीज़ आपने इसके अंदर एक्सप्लेन की कि उस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग थे जो शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़े थे, जो इनके दुख दर्द तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर जो भी हुआ वो शायद उन लोगों के आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ लिमिट जाकर हुआ? क्या ऐसी चीज़ भी कुछ दिखाई है इस मूवी में? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि फिल्म नहीं, आपको बताता हूँ, क्योंकि फिल्म उसके बारे में नहीं है। मैं अब आपसे बोलूं कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, इसका एक दूसरा भी पक्ष है, वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ऐसे ये होता नहीं है, ये कहने की बातें, उसके लिए किताबें लिखी जाती हैं। फिल्म का एक फोकस होता है, फिल्म का एक फोकस होता है, कहानी किस बारे में है। कहानी जो है उस वक्त एक परिवार जो है उसको जब निकाला गया घर से, उसके ऊपर क्या बीती उसके बारे में। जब इस विषय पे फिल्म बनाई जाएगी कि यहाँ पे डोगरा कम्युनिटी ने क्या किया उनके लिए, तब उस बारे में बात की जाएगी, तब बाकी बातें नहीं की जाएंगी। सर, आप कहते हैं कि किताब के अंदर आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, मैं ख़त्म कर बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ऐसा है कि
ये मेरे फिल्म का विषय है और फिल्म पूरी तरह से सिर्फ उसी विषय पे और किसी विषय में नहीं है। ये मेरा निश्चय है एज अ फिल्म मेकर कि मैं सिर्फ इसी विषय पे फिल्म दिखाना चाहता हूँ। जब ताशकंद फाइल्स की जब मैं बात कर रहा था, जब वो फिल्म जब बनाई थी, कई लोग मुझसे कहते हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपने क्यों नहीं बोला, उनके ऊपर क्यों नहीं बोला, भाभा के ऊपर क्यों नहीं बोला, वो तो उसी वक्त के थे। नहीं, जब उनके ऊपर बनाया जाएगा तब उनके ऊपर बोला जाएगा। तो एक फोकस्ड फिल्म बनाने का जो तरीका है वो मेरी स्टाइल है, वो मेरी फ्रीडम है, मैं उसी हिसाब से फिल्म आप सबसे रिक्वेस्ट है, देयर इज अ बिट dearth of time right now. हमारी फ्लाइट है। सर एक सवाल है, हाँ, दोबारा भी क्या श्रीनगर में दोबारा और फिल्म बनाने के लिए? मैं बिल्कुल मैं तो श्रीनगर कई बार आता हूँ। हमने पल्लवी जी के साथ भारत की बात किया था, उसमें भी हम लोग आए थे, तो मैं तो आते ही रहता हूँ उसमें। एक सवाल है, मैं कश्मीरी पंडित मीडिया से भी हूँ सर। एक सवाल है कि आपने एक मूवी बनाई है, अभी तक डिफरेंट मूवी बनी है कश्मीरी पंडित समाज के लिए। इस मूवी में ऐसी क्या खासियत है कि कश्मीरी पंडित को देखकर उनको जो यादें हैं, दुख की यादें, वो यादें? नहीं तो आप बस ये रिस्पांस देख लीजिए, जो लोग फिल्म देख रहे हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उनका रिस्पांस देख लीजिए। क्या जट्टी में आप जट्टी टाउनशिप की बात करेंगे, पूरे देश की नज़र उसको जगह पर है, वहाँ से लोगों को आपने लोगों को बुलाया था? जी हाँ, कल बस भेज के वहाँ से बुलाए गए थे लोग। और जप्ती से हमारा रिश्ता है, हम जप्ती में बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं, तो हमारा लंबा रिश्ता है। Okay, thank you so much.